क्योंकि इस वक्त उसे पता था कि सभी लोगों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो सभी चॉपर में चढ़ गए। नायरा ने पायलट को सीट से हटने के लिए बोला। विक्रम और शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि नायरा करना क्या चाहती है। नायर के कहते ही वो पायलट अपनी सीट से उठकर पीछे की तरफ बैठ गया था। हमारा ने उस सीट पर बैठकर सीट बेल्ट से लगाई और सभी इंस्ट्रूमेंट जो जरूरी थी जैसे कि माइक और हेडफोन को कानों पर लगाना। शिवानी ने कहा, आप सभी सीट बेल्ट लगा लीजिए। विक्रम तो यही सोच रहा था कि क्या नायरा को जो पर भी उड़ाना आता है। अगले ही सेकंड में उसे उसका जवाब मिल गया था, क्योंकि नायरा ने इतनी स्पीड से 90 डिग्री के एंगल में चॉपर को उड़ाया था। जैसे कि वह कितनी बड़ी एक्सपर्ट हो कि यह देखकर विक्रम और शिवम की तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो यही सोच रहे थे कि आखिर नायरा को चॉपर उड़ाना कैसे आता है, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। सबसे ज्यादा टाइम कार से और फॉरेस्ट को क्रॉस करने में लगता था, जो कि चॉपर से कुछ ही मिनट में क्रॉस हो गया था। विक्रम तो यही सोच रहा था कि उनकी शादी को इतने साल हो गए हैं, फिर भी वो आज तक मायरा के बारे में कुछ नहीं जान पाया है और उसे नायरा के बारे में कोई ना कोई नई बात पता चलती ही रहती है। आरएसआर मेंशन में आज पहली बार सभी गार्ड घबरा गए थे। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि आंखें ये अटैक हुआ कहां से था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि दूर रखे डस्टबिन से किसी ने दोबारा अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर उसे क्या पता था कि इस बार किसी की नजर उस पर बनी हुई थी। धीरे से कार के बैकडोर की विंडो का ग्लास हल्का सा स्लाइड हुआ और तब भी उसमें से एक बुलेट फायर हुई, जो सीधा एवं गाइड के पैर में लगी थी, जिससे वो गार्ड दर्द से चिल्लाता हुआ एक साइड हो गया। सभी को ये पता लग गया था कि ये बुलेट कार से ही फायर हुई है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कार के अंदर से कोई उन पर बुलेट फायर क्यों करेगा। वो अभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उसी डायरेक्शन से दूसरी बुलेट फायर हुई, जो सीधा जाकर मिस्टर फरॉड के सिर में जाकर लगी। जैसे ही उन्हें दूर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, सभी की नजरें एकदम से उस बड़े से डस्टबिन की तरफ गई। उसके बाद उस जगह में एकदम सन्नाटा छा गया। जिस गार्ड को पैर में बुलेट लगी थी उसे भी समझ आ गया था कि यही एक रास्ता था उन सब की जान बचने का। अगर एक सेकंड की भी देरी हुई होती तो अब तक वो सब मारे जा चुके होते। और वो तो यही सोच रहे थे कि आखिर ये बुलेट चलाई किसने थी, क्योंकि उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं था कि मिस्टर आरएसआर इस वक्त सही सलामत होंगे। जब उस सीनियर पर्सनल गार्ड ने बैक विंडो से अंदर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि आरएसआर लेफ्ट साइड की सीट पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में उनकी लेडी बॉस थी, जो इस समय ब्लड में पूरी तरह से भीगी हुई थी। ये देखकर मिस्टर आरएसआर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था, जैसे कि उसमें जान ही नहीं बची हो। फ्लैशबैक। जैसे ही मिस्टर आरएसआर की गाड़ी उस जगह से निकल रही थी कि तभी दृष्टि को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कि कहीं से मिसाइल लॉन्च हुआ हो। यह आवाज काफी धीरे थी, क्योंकि कार में बाहर की आवाज आना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन दृष्टि के सेंसर ऑनर्गन कुछ ज्यादा ही तेज थे। उसने कार के सेंसर से भी पहले रिएक्ट किया था। उस आवाज से दृष्टि को मिसाइल लॉन्च की डायरेक्शन तक पता लग गई थी, इसलिए उसने 3 के 10वें भाग से भी कम टाइम में आरएसआर की कार की सीट बेल्ट खोली। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि दृष्टि आखिर कर क्या रही है, कार के सेंसर ने भी मिसाइल लॉन्च की डायरेक्शन को मेंशन कर दिया था। वो कार रोहन की बनाई हुई थी, इसलिए उसके सेंसर कुछ ज्यादा ही एक्टिव थे। उन सेंसर को देखते ही आरएसआर ने भी कार का स्टीयरिंग राइट साइड में मोड़ दिया था। तभी वो मिसाइल कार के बोनेट में राइट साइड में लगी थी। उससे पहले ही दृष्टि ने आरएसआर को दूसरी सीट पर काफी फुर्ती में खींच लिया था। जिस समय मिसाइल कार से टकराई थी, आरएसआर दूसरी सीट पर था और दृष्टि उसके ऊपर थी। उसने आरएसआर को सीट से कसकर पकड़ लिया था। आरएसआर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि दृष्टि को पता था कि मिसाइल के तहत से बेल्ट ने लगे होने की वजह से रुद्र को चोट लग सकती है, और यही कारण था कि उसने अपनी लाइफ की परवाह न करते हुए पहले रुद्र को सेव किया। उसकी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि जैसे ही मिसाइल कार से टकराई उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि कार 3 से 4 बार घूमते हुए काफी दूर जाकर रोड पर सीधी रुक गई थी। आरएसआर ने भी दृष्टि के सिर को हाथ से कवर लिया था कि कहीं उसको सिर में कोई चोट ना आ जाए। फिर भी उसका सिर साइड की विंडो से काफी तेज टकराया था, जिससे आरएसआर के हाथ में से काफी खून बहने लगा था।
वो तो यही सोचकर डर रहा था कि कहीं दृष्टि को सिर में चोट ना आई हो। उस कार का गिलास टूटा तो नहीं था, पर उसमें से काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े दृष्टि को लग गए थे, जिससे वह पूरी तरह से ब्लड में भी गई थी। बेहोश होने से पहले दृष्टि ने हल्का सा मुस्कुराते हुए आरएसआर को डस्टबिन की तरफ इशारा किया। जैसे ही आरएसआर ने डस्टबिन की तरफ देखा तो उसने जल्दी से कार में रखी पिस्टल को निकाला और सीधा डस्टबिन की तरफ शूट कर दिया। तभी एक गार्ड उस बुलेट के आगे आ गया, लेकिन आरएसआर ने बिना वक्त गंवाए दोबारा से बुलेट फायर कर दी, जो सीधा मिस्टर फरौड के सिर में जाकर लगी। कार वहां से काफी दूर थी, फिर भी आरएसआर के बुलेट फायर में कोई भी गलती नहीं हुई थी। उसके बाद जैसे ही उसने दृष्टि की हालत को देखा तो उसके हाथ पैर होने लगे थे। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। तभी पीछे की विंडो से सीनियर गार्ड ने मिस्टर आरएसआर को आवाज लगाई कि बोस, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। इस समय लेडी बोस की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अगर आपने 1 सेकंड की भी देरी की तो बोस कुछ भी हो सकता है। उस गार्ड की आवाज को सुनकर रुद्र होश में आया। उसने जल्दी से साइड का डोर ओपन किया और दृष्टि को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकला। तभी वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ गई थीं और कुछ चॉपर्स भी आ गए थे। ये टीम हमेशा इमरजेंसी के लिए रेडी रहती थी। जैसे ही इन्होंने या रेड अलर्ट की नोटिफिकेशन देखी तो लिए से भी तुरंत मैंसन से निकल गए थे। आरएसआर की गोद में अपनी लेडी बॉस को इस हाल में देखकर सभी की आंखें नम हो गई थीं। आरएसआर जल्दी से दृष्टि को लेकर चॉपर में बैठ गया। सीनियर गार्ड ने जल्दी से डॉक्टर आरके को कॉल करके सारी कंडीशन एक्सप्लेन कर दी थी। ये सुनकर डॉक्टर आरके के पैर लड़खड़ा गए थे। उस गार्ड ने आगे कहा, डॉक्टर आरके, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? अभी ये वक्त होस्ट होने का नहीं है, जल्दी से आप ओटी को रेडी करें। उसकी बात सुनकर डॉक्टर आरके होश में आया और जल्दी से सभी तैयारियों में लग गया। उसने सबसे पहले स्ट्रेचर को मैन डोर पर भिजवाया। उसे पता था कि अगले 1 मिनट में ही रुद्र दृष्टि को लेकर आने वाला है। डॉक्टर आर के कुछ ही मिनट में ही सारी तैयारियां कर दी थी। डॉक्टर अवनी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए वहां पर आई हुई थी। डॉक्टर अनीता पहले ही सेफ हाउस में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि ये आरएसआर का ऑर्डर था। डॉक्टर आर के ने डॉक्टर अवनी को भी वहीं रुकने के लिए बोला था। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि क्या हुआ है, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। डॉक्टर अनीता भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए तो मैं आज यहीं रुकना पड़ेगा। सीनियर डॉक्टर भी जा चुके थे। डॉक्टर अवनी को दिए तो नहीं पता था कि आखिर ये पेशेंट कौन है, पर उसने डॉक्टर आरके की आंखों में आंसू देख लिए थे, जिससे अवनी इतना तो समझ गई थी कि वो कोई डॉक्टर आरके का फैमिली मेंबर है। अभी डॉक्टर आरके ने अवनी को इंस्ट्रक्शंस ही दिए थे कि तभी वहां पर चॉपर्स के लैंड होने की काफी तेज आवाज आने लगी। अवनी को अब तो 100% यकीन हो गया था कि ये कोई डॉक्टर आरके का ही रिलेटिव है, क्योंकि भला ऐसा कौन परेशान हो सकता है जो चॉपर्स में आएगा। डॉक्टर आरके और अवनी दोनों हॉस्पिटल के मैन डोर के पास ही खड़े हुए थे। जब चॉपर की आवाज आई थी तो डॉक्टर अवनी तो यही सोच रही थी कि सिर्फ एक ही चॉपर आया होगा, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर आरके के साथ बाहर निकली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पर आसमान में 10 से भी ज्यादा चॉपर्स। अभी तक सिर्फ एक ही चॉपर लैंड हुआ था, जिसमें से एक मॉस्क वाला आदमी एक लड़की को अपनी गोद में लेकर उतरा था। ये देखकर तो डॉक्टर अवनी के पैर लड़खड़ा गए थे, क्योंकि उसके सामने मिस्टर आरएसआर था। वो तो यही सोच रही थी कि जो उसकी गोद में लड़की है, आखिर वह कौन है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर अवनी भी एक पल के लिए डर गई थी। इतनी देर में नायरा भी उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर अटैक हुआ था। वहां पर उतरते ही उन्हें पता लगा कि सभी सिटी हॉस्पिटल गए हैं। कार की हालत को देखकर सबकी रूह कांप गई थी। शिवम तो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन चारों की हालत बिल्कुल एक जैसी थी और वहां पर कोई उन्हें संभालने वाला भी नहीं था। लेकिन नायरा उन सब में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसमें अपने आंसू पोंछे और कहा कि हमें अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए। उसने विक्रम से कहा कि तुम्हें अभी हॉस्पिटल चलना चाहिए। क्या पता वो दोनों सही सलामत हो। उसने विक्रम को दिलासा देने के लिए कहा कि जब तक ने दृष्टि आरएसआर के साथ है उसे कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों, पर नायरा के इन वर्ड्स को सुनकर उन्हें कुछ हिम्मत मिली। लेकिन शिवानी और नारा की टेंशन तो ये थी कि पत्नी दृष्टि के साल में होगी।
क्योंकि उन्हें पता था कि दृष्टि रुद्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छाई उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसके बाद वो सभी जल्दी से चॉपर में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। अभी तक डॉक्टर अवनी RSR की गोद में जो लड़की थी उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया उसकी घबराहट बढ़ गई थी और एकदम से डॉक्टर अवनी की आंखों से भी आंसू छलक गए थे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दृष्टि थी, जिससे डॉक्टर अवनी भी कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट फील करती थी। उसने जल्दी से दृष्टि को OT में शिफ्ट करवाया। उसके बाद डॉक्टर RK और डॉक्टर अवनी दोनों OT में चले गए थे। अभी 10 मिनट ही बीते होंगे कि तभी वहां पर विक्रम, शिवम, नायरा और शिवानी चारों आ गए थे। उन्होंने अपने सामने RSR को सही सलामत देखा तो उनकी थोड़ी टेंशन खत्म हुई थी, क्योंकि उन्होंने गाड़ी का जो हाल देखा था उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मिस्टर RSR इस एक्सीडेंट में बचा भी होगा। पर नायरा और शिवानी को जिस बात का डर था वही हुआ। शिवम ने पूछा कि भाभी तो ठीक है, पर मिस्टर RSR ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उन सभी के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई थी। लेकिन वहां पर मिस्टर RSR के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिससे वह दृष्टि के बारे में कुछ भी पूछ सके। तभी नायरा की नजर OT के बाहर जलते हुए रेड बल्ब पर गई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि दृष्टि अंदर OT में है। उन पांचों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां पर पर्सनल गार्ड्स आते ही जा रहे थे। पूरे हॉस्पिटल को एक बार फिर से कवर कर लिया गया था। कुछ ही देर में यह खबर RSR की पूरी टीम तक पहुंच गई थी कि मिस्टर RSR पर जानलेवा अटैक हुआ है। मिस्टर RSR की पूरी टीम अलर्ट हो गई थी। दृष्टि के मैनसन में गुरुजी एकनाथ आराम कर रहे थे। रात का समय था, तभी उनके बाहर जानवरों की रोने की आवाज आने लगी, जिससे उनकी आंखें खुल गईं। पूरा फॉरेस्ट शोक में डूब गया था। एकनाथ गुरुजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सभी जानवरों को हुआ क्या है। आज से पहले तो उन्होंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ। एक हाथ गुरुजी जल्दी से मैंसन के बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या अवनी को दृष्टि और RSR के रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा? क्या मिस्टर सीक्रेट अब भी RSR मैंसन पर अटैक करेगा? क्या फैमिली को दृष्टि के बारे में पता चल जाएगा? और आखिर एक अनाथ ने ऐसा मैंसन के बाहर क्या देखा जिससे वो इतने ज्यादा हैरान रह गए थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर CEO। एकनाथ गुरुजी मेंशन से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट के सभी जानवर मेंशन के आगे बैठे हुए हैं, जैसे कि वो सभी किसी अनहोनी का शोक माना रहे हो। ये देखकर एकनाथ गुरुजी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये सभी जानवर इतने ज्यादा दुखी है। वो तो यही सोच रहे थे कि अगर मिस क्वीन यहाँ होती तो अब तक इनकी बात को समझ गई होती, लेकिन तभी एकनाथ मिस क्वीन के नाम पर ही अटक गए। तभी उन्होंने सोचा कि क्या मिस क्वीन को कुछ हुआ है। एकनाथ सोच रहे थे कि कहीं मिस क्वीन को तो कुछ नहीं हो गया, जिसका आभास इन जानवरों को हो रहा है। कहते हैं ना कि जानवरों में सिक्स्थ सेंस की पावर होती है, जिससे उन्हें कुछ घटनाओं का एहसास हो जाता है। एकनाथ ने अंदर जाकर RSR का कांटेक्ट नंबर डायल किया, पर उसने कॉल रिसीव नहीं की। RSR का मोबाइल तो कार में ही रह गया था और नायरा और शिवानी के प्राइवेट कांटेक्ट नंबर पर एकनाथ सिर्फ मैसेज ही छोड़ सकता था। उसने यही काम किया। हॉस्पिटल के ICU में डॉक्टर अवनी के सामने दृष्टि थी। वो तो यही सोच रही थी कि आखिर दृष्टि को मिस्टर RSR क्यों लेकर आए थे। डॉक्टर अवनीश ने अपने आप सही कहा कि पहले तो तुम्हें दृष्टि का ट्रीटमेंट करना चाहिए, इस बात के बारे में बाद में देखा जाएगा। और वो बड़ी सावधानी के साथ दृष्टि के शरीर पर लगे घावों को साफ करने लगी। उसकी पीठ पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े धंसे हुए थे, जिनको डॉक्टरों ने बड़े सावधानी से निकाल रही थी। वही RSR के दिमाग में तो बस दृष्टि का खून से लथपथ वाला दृश्य ही चल रहा था। उसके दिमाग में यही था कि दृष्टि के सिर में कोई चोट न आई हो। सिर की बात याद आते ही उसे डॉक्टर राधिका का ख्याल आ गया। तभी उसकी नजर रोती हुई नायरा पर पड़ी। RSR ने नायरा के पास जाकर उससे कहा कि मुझे डर है कि दृष्टि के सिर में कोई चोट नहीं आई हो।
क्या तुम डॉक्टर राधिका को जल्द से जल्द यहाँ पर बुला सकती हो? RSR की बात सुनकर नायरा के मुंह से कोई वर्ड ही नहीं निकले। RSR ने कहा, तुम भी तो डॉक्टर राधिका को अच्छे से जानती हो और तुम तीनों ही तो अच्छे फ्रेंड हो, तो फिर तुम इस बारे में इतना तो सोच रही हो। अगर डॉक्टर राधिका इस समय देश के बाहर भी है तो मैं उसके आने का इंतजाम करवा दूंगा, बस तुम सिर्फ उनसे एक बार बात कर लो। अब नायरा के पास तो आ रहा है, सार ने कोई ऑफर नहीं छोड़ा था, नहीं तो वह यही जवाब देने वाली थी कि वह देश से बाहर है। नायरा मिस्टर RSR को यह भी नहीं कह सकती थी कि वह किसी जरूरी काम में बिजी है, क्योंकि मिस्टर आसार को पता था कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और जब डॉक्टर राधिका को दृष्टि के बारे में पता चलेगा तो वह मना ही नहीं करेगी। नायरा को कुछ बोलते न देख मिस्टर RSR ने कहा, नायर तुम्हें क्या हुआ है? ये दृष्टि की लाइफ का सवाल है और मैं इस बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर डॉक्टर राधिका है कहाँ? तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूंगा। नायर आपको अपनी जगह पर ही ऐसे फ्रीज देखकर मिस्टर RSR का गुस्सा बढ़ने लगा था। शिवानी समझ गई थी कि अगर नायरा दीदी कुछ देर ऐसे ही चुप रही तो उन्हें RSR के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सभी लोगों की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। शिवानी ने अपने आंसू पोंछे और RSR के पास जाकर बोली कि डॉक्टर राधिका चाहकर भी यहाँ नहीं आ सकती। इस पर RSR का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। उसने शिवानी से कहा कि वो क्यों नहीं आ सकती, क्या उसकी फ्रेंड की लाइफ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? तभी शिवानी ने कहा, वो इसलिए कि इस वक्त वो खुद ICU में एडमिट है। RSR ने कहा कि उन्हें क्या हुआ है। शिवानी कहना तो ये चाहती थी कि डॉक्टर राधिका का एक्सीडेंट हो गया है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह RSR के सामने झूठ बोल सके। तभी शिवम ने कहा कि डॉक्टर राधिका कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। शिवानी ने कहा कि वह इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधिका इस हॉस्पिटल में एडमिट है और हम में से किसी को इस बात का पता ही नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो दृष्टि भाभी उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई थी? पर RSR का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। सेवा आने की बात को समझ चुका था, इसलिए वो वही अपनी सीट पर एकदम से फ्रीज होकर बैठ गया था, जैसे कि उसके शरीर में जान ही न बची हो। शिवानी खुद इतना ज्यादा परेशान थी कि वह इस वक्त सोचने समझने की हालत में नहीं थी, और कुछ इन सब लोगों का इतना प्रेशर। शिवानी ने एकदम से कहा कि डॉक्टर राधिका यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि दृष्टि दीदी ही डॉक्टर राधिका है। ये सुनकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें आज दृष्टि का इतना बड़ा सच पता चला था कि वो वर्ल्ड की इतनी बड़ी डॉक्टर है। RSR ने तो पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि शिवानी कहना क्या चाहती थी। उसने तो पुरानी सभी कड़ियों को तोड़ लिया था कि जब भी डॉक्टर राधिका सर्जरी के लिए आती थी तो उस समय दृष्टि कहीं भी दिखाई नहीं देती थी, और वो हमेशा यही कहती थी कि वह डॉक्टर राधिका की इंपॉर्टेंट फाइल्स में बिजी थी। विक्रम और शिवम दोनों को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो कुछ भी सुना था वह सच था। तभी RSR के दिमाग में एक बात आई। उसने नारा से कहा, तुम डॉक्टर नियति हो और शिवानी तीसरी डॉक्टर शिवी है। तुम तीनों को ही दी मैजिकल डॉक्टर्स के नाम से जाना जाता है। RSR की बात सुनकर उन दोनों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। ये देखकर तो सेवाओं और विक्रम दोनों को एक और बड़ा शौक लगा था। वो तो यही सोच रहे थे कि ये लड़कियां आखिर चीज क्या है। अगर ये तीनों इतने फेमस डॉक्टर है तो इन तीनों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने की क्या जरूरत है? इनका नाम तो पहले ही पूरे हो वर्ल्ड में फेमस है। RSR ने कहा कि तुम दोनों जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके ICU में जाओ। तुम्हारे अलावा मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है, और याद रहे कि दृष्टि की हालत को देखकर तुम दोनों वहां पर रोने मत लगाना, क्योंकि अब सब कुछ तुम दोनों के ही हाथों में है। हम दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके बाद वो दोनों जल्दी से कपड़े चेंज करके ICU में चली गई। उन दोनों को देखकर डॉक्टर अवनी को पहचानते देर नहीं लगी कि उनके सामने डॉक्टर नियति और डॉक्टर शिवी है। उन दोनों ने दृष्टि को इस हालत में देखकर बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किया था। डॉक्टर अवनी तो यही सोच रही थी कि आखिर डॉक्टर राधिका कहाँ पर रह गई। आज वो इस इतनी इंपॉर्टेंट सर्जरी में क्यों नहीं आई, और अब भी उसके पास कुछ भी पूछने का वक्त नहीं था। डॉक्टर शिवी ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसने शोर से पहले बॉडी के एक एक पार्ट को चेक करना सही समझा। डॉक्टर शिवी और डॉक्टर नियति अपने हाथों से ही दृष्टि के सभी बॉडी पार्टों को अच्छे से चेक करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर अवनी और डॉक्टर RK दोनों ही उन दोनों को ऐसा करते देख हैरान थे। वो उन दोनों को देखकर ये समझ गए थे
कि ये दोनों दृष्टि के बॉडी पार्ट्स की हड्डियों को चेक कर रही है कि कहीं किसी हड्डी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया या शरीर के किसी अंदरूनी भाग में तो चोट नहीं आई थी। उनको फाइल हो गया था कि दृष्टि को काफी ज्यादा अंदरूनी चोटें आई हैं। शिवानी ने डॉक्टर आरके से प्लास्टर की कुछ पट्टियां मांगी। डॉक्टर अवनी जल्दी से प्लास्टर का सामान लेकर आ गई थी। नायरा ने डॉक्टर अवनी के हाथों से प्लास्टर का सामान लिया और दृष्टि के एक पैर और एक हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर आया हुआ था। नायरा ने अवनी की हेल्प से दोनों जगह पर प्लास्टर बांध दिया था। शिवानी ने पीठ पर आए काफी सारे घावों पर एंटीसेप्टिक लगाकर उन्हें साफ करना शुरू कर दिया था। दृष्टि का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और यही कारण था कि वह बेहोश थी। इसलिए शिवानी ने नायरा के कान में कहा कि हम दीदी को नॉर्मल ब्लड नहीं दे सकते हैं, उनको वही ब्लड दिया जा सकता है जो दृष्टि ने अपने लिए कुछ टाइम से प्रिजर्व करके रखा है। तभी नायरा जल्दी से बाहर गई और उसने विक्रम से कुछ कहा। बस फिर क्या था, विक्रम जल्दी से दौड़ता हुआ चॉपर की तरफ गया और वो जल्दी से RSR मैनसन की तरफ चॉपर में निकल गया। वह 20 मिनट में वापस भी आ गया था। उसके हाथ में एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें 5 पाउच ब्लड के रखे हुए थे। नायरा और शिवानी दोनों ने जल्दी से ब्लड की बोतल को दृष्टि की बॉडी में इंसर्ट कर दिया था। अब सभी दृष्टि का होश में आने का इंतजार कर सकते थे। अभी कुछ टाइम ही बीता था कि उन दोनों ने दृष्टि की अच्छे से ड्रेसिंग कर दी थी और नायरा ने दृष्टि के सिर का भी CT स्कैन किया था और भी काफी टेस्ट किए थे। खुशी की बात यह थी कि सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। जैसे ही ICU का डोर ओपन हुआ तो बाहर खड़े उन तीनों की नजरें नायर और शिवानी पर टिकी हुई थी। तभी शिवानी ने कहा कि वैसे तो दृष्टि दीदी को काफी ज्यादा इंटरनल इंजरी हुई है, पर जहां तक हमने उन्हें ऑब्जर्व किया है उनको 4-5 घंटे में होश आ जाना चाहिए। ये सुनकर तो रुद्र को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके उबलते हुए शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वहीं एक बड़े से विला में केशव और केशवी हॉल में एक सोफे पर बैठे हुए थे। केशवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। केशव ने उसे समझाते हुए कहा, बच्चा ऐसे रोते नहीं है, तुम नहीं जानती कि आज तुम्हारे सिर ऊपर से कितनी बड़ी मुसीबत हटी है। तेजस्वी ने कहा, भाई आप ये सब मेरा दिल रखने के लिए कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आया कि आप उस मिडिल क्लास एक्ट्रेस से इतना डर क्यों रहे थे। केशवी, तुम इस बारे में नहीं जानो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। पर केशवी उन लोगों में से कहां थी जो इतने आराम से मान जाए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। तभी केशवी ने केशव से कहा, भाई आपने मुझसे जो भी करने के लिए कहा था मैंने वो सब किया। अब आप मुझे इतना नहीं बता सकते कि आखिर ये दृष्टि कौन है जिससे आप इतना ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि जब आप वहां पर आए थे मैंने आपके चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन देख लिए थे। केशवी, मुझे पता है तुम जब तक पूरी बात नहीं जान लेती तुम ऐसे ही मेरे कानों को खातिर होगी, लेकिन ये बात बताने से पहले मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि यह बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि तुम्हें दृष्टि के बारे में पता है। तुम्हें पता है आज के प्रीमियर में काफी फेमस सेलिब्रिटी आए थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो किसी भी प्रीमियर या पार्टी में जल्दी से नहीं जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई आखिर किस बारे में बात कर रहा था। केशव ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया, मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूं कि आज की प्रीमियर में चीफ गेस्ट कौन थे। तभी केसरी ने कहा, भाई ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गए कि प्रीमियर में मिस्टर RSR और उनके असिस्टेंट दोनों आए थे, और भाई आपको पता है वहां पर सुपरस्टार शिवम भी आया था। केशव ने उससे कहा कि तुमने इन तीनों में से किसी को भी किसी और प्रीमियर में देखा है। केशवी ने नामे सिर हिला दिया। तुम्हें पता है मिस्टर RSR उस प्रीमियर में क्यों आए थे? केशवी उसने कहा कि भाई उनको तो डायरेक्टर संतोष बेदी ने चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया होगा ना। तभी केशव ने कहा, बुद्धू लड़की किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी छोटी सी पार्टी के लिए कोई भी मिस्टर RSR को इनवाइट कर सके। तुम्हें पता है उस प्रीमियर में मिस्टर RSR खुद आना चाहते थे और उसका रीजन थी मिस दृष्टि। केशवी ने कहा, भाई आप क्या कहना चाहते हैं? भला दृष्टि का इस सबसे क्या लेना देना? केशव ने कहा, बुद्धू लड़की, मिस दृष्टि मिस्टर RSR की वाइफ हैं जिससे तुम पार्टी में भला बुरा कह रहे थे, और मिस्टर RSR का उस प्रीमियर में आने का रीजन भी यही था कि वो मूवी मिस दृष्टि की थी और वो नहीं चाहते थे कि पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी में कोई ड्रामा हो, जो इस बार तुमने कर दिया था। अपने भाई से ये बात सुनकर केशवी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसके पैर लड़खड़ा गए थे। उसने कहा,
भाई क्या ये बात सच है? पागल लड़की, क्या आज से पहले मैंने तुम्हें कभी किसी के सामने ऐसे इंसल्ट करके माफी मांगने के लिए कहा है? लेकिन मुझे तुम्हारी माफी से ज्यादा तुम्हारी जान की फिक्र थी, और मुझे पता है तुमने उसकी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, पर उनका नेचर ऐसा ही है। आखिर दृष्टि को कब तक होश आएगा? अब इसके बाद मिस्टर RSR उन लोगों के साथ क्या करने वाले हैं जो उसकी वाइफ और उसकी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं? उन सभी लोगों को मिस्टर RSR के कहर से कौन बचाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO's सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइस फॉलो माय यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी बिलियनियर CEO's सीक्रेट